गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी सुनीता मैम फंडू ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे आप लोग? वेरी गुड। सब लोग अच्छे ही होने चाहिए, शाबाश। तो बच्चों, खेल कूद के साथ पढ़ाई तो कर रहे हो ना? पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है। पढ़ाई में अप टू डेट रहने के लिए फंडू ट्यूटर को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी कुछ फ़ायदा उठाएं, वो भी कुछ पढ़ लें। बच्चों, आपको याद है कि हम लोगों ने शब्द पहले भी पढ़ा था। शब्द याद है? शब्द विचार, जिसमें हमने कई तरह के शब्दों के बारे में जाना था, जिसमें से एक ये था विकारी शब्द और दूसरा था अविकारी शब्द। मैं आपको रिकॉल कर रही हूँ, विकारी और अविकारी। मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा शब्द वाला वीडियो ना देखा हो तो आप लोग वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो विकारी शब्द, विकारी या अविकारी दोनों ही में एक चीज़ कॉमन है, विकार, है ना? तो विकार का क्या अर्थ होता है? आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को बताया था कि विकार का एक अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है बच्चों? कमेंट करके बताओ। आपके पास 5 सेकंड है। तो विकार का अर्थ होता है चेंज। चेंज किसमें? वर्ड्स में, यानी कि शब्दों में। अगर शब्दों में बदलाव यानी कि चेंज आ जाए तो वो विकारी है, और अगर बदलाव ना आए तो वो अविकारी है, ठीक है? कुछ विकारी शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी विकारी शब्द है, क्योंकि इनमें परिवर्तन आ जाता है। और कुछ शब्द बड़े ही ढीठ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लिंग, वचन, कारक या काल, किसी भी स्थिति में नहीं बदलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अविकारी शब्द, ठीक है? यानी कि बिना विकार के, ठीक है? लेकिन एक चीज़ और याद करने वाली है, अव्यय। अव्यय में व्यय है। व्यय मीन्स खर्च, ठीक है? तो आपके पास क्या होता है कि समझो आपको 500 रुपये मिले, ठीक है? अगर 500 रुपये में से आपने 1 रुपया भी खर्च कर दिया तो क्या वो 500 रुपये बचे? वो अब 499 रुपीज़ हो जाएंगे, है ना? वो 500 रुपये नहीं कहलाएंगे, है ना? तो इसका क्या मतलब है? जैसे ही शब्द में कोई चीज़, उसमें से कुछ भी खर्च हो जाए तो उसमें बदलाव आ गया, ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है? जो शब्द में व्यय हो जाए, व्यय न हो, उसे बोलते हैं अव्ययी शब्द, ठीक है? तो अविकारी और अव्यय दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है बच्चों? समझ आ रहा है ना? क्या समझ आ रहा है कि अविकारी और अव्यय शब्द दोनों सेम ही है। अगर अव्यय पूछा जाए तो अविकारी शब्द होगा, अगर अविकारी शब्द है तो अव्यय के बारे में पूछा जा रहा है। ये इस तरह से समझो, जैसे फूल और पुष्प दोनों के नाम सेम हैं, ठीक है? अब चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अविकारी शब्द क्या होता है। वे शब्द जिनके रूप में विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है? और ये कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यही मैंने आपको बताया, इसीलिए ये विकारी शब्द हैं। इसके विपरीत, मतलब इसके ऑपोजिट, अविकारी शब्द में कभी विकार नहीं होता, यानी कि कभी चेंज नहीं आता,
ठीक है, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। देखो, दादाजी कल गए, अब यहाँ पे कल लिखा हुआ है, ठीक है। दादी जी कल गई, अब यहाँ पे दादी जी है लेकिन लिखा है कल। हम कल जाएंगे, अब आप देखिए दादाजी पुरुषवाचक है ना, और पुल्लिंग और एक वचन, लेकिन क्योंकि ये बड़े हैं इसलिए हमने गए लगाया है, बहुवचन वाली क्रिया है ना। लेकिन ये है पास्ट टेंस की, यानी कि भूतकाल। लेकिन कल एज इट इज़ है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देखो दादी जी में, दादी जी स्त्रीलिंग है, एक वचन है और बड़ी हैं, ठीक है, और ये है भूतकाल, हाँ, भूतकाल का वाक्य, लेकिन कल सेम है। अब यहाँ पर देखिए, हम कल जाएंगे, ये बहुवचन है, लेकिन काल कौन सा है, भविष्यत काल, लेकिन फिर भी कल नहीं बदला, ठीक है ना। तो जो शब्द बिल्कुल भी ना बदले वे ही शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं या अव्यय होते हैं। समझ आया बच्चों, अविकारी अव्यय एक ही हैं, और जो शब्द, जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई चेंज नहीं आता है, उनके रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई मात्रा नहीं जोड़ी जाती है, कोई मात्रा हटाई नहीं जाती है, तो ऐसे ही शब्दों को हम बोलते हैं अविकारी या अव्यय शब्द, ठीक है। चलो अब हम लोग अव्यय शब्द के बारे में और जानते हैं। यहाँ कल अविकारी शब्द है जो कि एक क्रिया विशेषण है, ठीक है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, हाँ बच्चों, अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब इसके एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अभी ही आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आपको जैसा कि मैंने बताया कि विशेषण विकारी शब्द है। विशेषण, अगर सिर्फ विशेषण की बात की जाए तो विशेषण विकारी शब्द है। और विशेषण किसके लिए यूज़ होता है, या संज्ञा के लिए या फिर सर्वनाम के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए विशेषण का यूज़ होता है। ये भी विकारी है, ये भी विकारी है और ये भी विकारी है। लेकिन ये विशेषण जो क्रिया के लिए यूज़ हो उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। वो विशेषण शब्द जो क्रिया के लिए यूज़ होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिया विशेषण। देखो, जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि विशेषताएं बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द, साधारण शब्दों में समझो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज़ दौड़ रहा है, अब यहाँ पर दौड़ रहा है लिखा है, क्रिया है, और वो कैसे दौड़ रहा है, तेज़। प्रिया रोज़ पढ़ती है क्रिया है, और वो कब पढ़ती है, रोज़ पढ़ती है। मेरा बस्ता ऊपर रखा है क्रिया विशेषण है, ऊपर जगह बता रहा है। देखो, तो आपको क्या करना है, जब काल की बात हो तो कब प्रश्न लगाना है, जब स्थान की बात हो तो कहाँ प्रश्न लगाना है, और जब रीति की बात हो तो कैसे का प्रश्न लगाना है, और जब परिमाण की बात हो तो कितना या कितनी या कितने, ठीक है, वो प्रश्न लगाना है। आइए हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण तो क्या है, तेज़, रोज़, ऊपर शब्द क्रिया के समय, स्थान, रीति बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। अब देखिए कालवाचक को कैसे पहचानेंगे, जब हम क्रिया के साथ कब प्रश्न लगाएं, ठीक है, और जब हम स्थान के साथ में कहाँ का प्रश्न लगाएं, और जब रीतिवाचक की बात हो तो रीतिवाचक में हम कैसे प्रश्न लगाएं क्रिया के साथ में।
और जब हमें परिमाणवाचक की बात करनी हो तो कितना प्रश्न लगाएं, ठीक है, क्रिया के साथ में कितना प्रश्न लगाएं। ये रही इसकी चाबी, है ना, ताले की चाबी मैंने आपको बता दी कि कैसे हम ढूंढ सकते हैं कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है बच्चों, आइए आगे हम लोग कालवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। काल यानी कि समय। तो जब क्रिया के होने का समय पता चले, ठीक है, जिन शब्दों से, अब ये काल से डिफरेंट है। मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे अगर हम सिर्फ काल की बात करें तो काल क्या है? क्रिया का रूप, जो क्रिया के होने का समय बताए, ठीक है, क्रिया का रूप जिससे पता चले क्रिया कब हुई है, ठीक है। लेकिन कालवाचक में शब्द, यहाँ पे पद की बात हो रही है, वो पद जो क्रिया के पहले लगता है, ये क्रिया होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्रिया के पहले लगेगा। हो सकता है कि क्रिया का रूप भविष्यत काल हो, लेकिन इस क्रिया के पहले अगर कोई शब्द कहाँ प्रश्न का उत्तर देते हुए लगा हो तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, कहाँ नहीं, कब, सॉरी, ठीक है। तो अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। वे शब्द जिनसे क्रिया के होने का समय पता चले, यहाँ पे क्रिया के रूप की बात नहीं हो रही है। जब क्रिया के रूप की बात हो तो वो काल हो जाएगा, यानी कि टेंसेस हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर शब्द की बात हो तो वो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इसको कैसे समझेंगे? देखो, हमें इसका उत्तर क्या चाहिए, कौन सा प्रश्न लगाना है? कब, ठीक है, हमेशा, रोज़, आज, अभी, सदा, अक्सर, जब, तब, अब, कल, परसों, कभी कभी, आजकल, प्रतिदिन, लगातार, बार बार, दिन भर, पहले, इस तरह के शब्द आएँ तो ये सभी कालवाचक हैं। अब आपको बस ये कब प्रश्न याद रखना है कालवाचक क्रिया पहचानने के लिए, ठीक है। लो, यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख रखी है। समयवाचक क्रियावाचक विशेषण पहचानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कब, ठीक है। अब बात आती है स्थानवाचक। अब इसका प्रश्न क्या है, कहाँ, ठीक है। अब देखो, वे शब्द क्रिया, ये शब्द क्रिया के होने का स्थान बताएंगे, ठीक है। देखो, पास, दूर, सामने, बाहर, ऊपर, नीचे, पीछे, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, इस ओर, दाएं, बाएं, हम जगह बताते हैं, डायरेक्शंस बताते हैं, तो वहाँ पर होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और इसको पहचानने वाले शब्द हैं किधर और कहाँ, या कहाँ या फिर किधर, ठीक है। चलो, अब अगला है रीतिवाचक। रीतिवाचक का कैसे पहचान करेंगे, कैसे, हाँ, ठीक है, कि कैसे क्रिया हो रही है। ये शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बताती है कि कैसे, ठीक है। देखो, ध्यानपूर्वक मतलब ध्यान से, कि रिया ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। रोते रोते, रोते रोते क्रिया नहीं है यहाँ पर, कि वह रोते रोते कार्य कर रही है, वह रोते रोते लिख रही है, ठीक है। अब देखो, हंसते हुए, उसने हंसते हुए कहा। इसमें मैंने क्या बताया था, रोते रोते लिख रही है, तो लिख रही है क्रिया है, लेकिन कैसे, रोते रोते, है ना। वह हंसते हुए कह रहा है, वह कह रहा है क्रिया है, लेकिन कैसे कह रहा है, हंसते हुए। आया समझ में? ये क्रिया नहीं है। तेज़, धीरे धीरे, दौड़कर, जल्दी, अच्छा, अचानक, ठीक है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कैसे,
है ना आसान। इसीलिए मैं कहती हूँ मुझसे पढ़ो, फंडू ट्यूटर से पढ़ो, तो आपको इजी ट्रिक्स एंड टिप्स से आपको पढ़ाया जाएगा। क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है, कमेंट करके बताइए बच्चों। क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है। आपके पास 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। तो क्रिया विशेषण में ये अंतर है कि उसमें क्रिया की विशेषता बताते हैं और विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वैसे कौन सा विशेषण, क्रिया विशेषण आपको बहुत इजी लगा, कमेंट करके बताओ। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और बताइए, कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए कौन सा प्रश्न लगना चाहिए। क्रिया विशेषण यानी कि कालवाचक, मेरा कहने का मतलब है कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचाने कैसे, कौन सा प्रश्न लगाना है क्रिया के साथ में, कब। वेरी गुड। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए कौन सा प्रश्न लगाएंगे, कमेंट करके बताओ बच्चों। 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बच्चों। तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा कहाँ, स्थानवाचक पहचानने के लिए। और रीतिवाचक के लिए कौन सा प्रश्न लगाना पड़ेगा बच्चों, जल्दी से उत्तर दो मुझे। 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5। वेरी गुड बच्चों। तो रीतिवाचक के लिए हमें कैसे का प्रश्न लगाना पड़ेगा। अब है परिमाणवाचक। परिमाण मीन्स क्वांटिटी। ठीक है, कितनी मात्रा में, तो इसका प्रश्न होगा कितना या कितने कितनी। ठीक है, इसमें परिमाण पता चलेगा। ये शब्द क्रिया के होने का परिमाण यानी कि मात्रा, ठीक है, वो बताएगा। जैसे कम, ज़्यादा, कि मैं कम खाती हूँ, वह बहुत ज़्यादा खाता है। इतना गुस्सा मत करो, उतना, बहुत, थोड़ा, खूब, बिल्कुल, पर्याप्त, बस करो, ऐसे बोलते हैं ना। काफ़ी, लगभग, केवल, थोड़ा सा, है ना। तो ये सारे शब्द, एक बात याद रखना, ये सारे शब्द क्रिया के पहले आने चाहिए, तो ही ये क्रिया विशेषण है। क्योंकि कुछ शब्द हैं जैसे बहुत, थोड़ा, है ना, खूब, इतने सारे शब्द हैं। ये कुछ शब्द हैं जैसे थोड़ा सा, है ना, काफ़ी। तो ये सारे शब्द विशेषण में भी यूज़ होते हैं और यहाँ भी यूज़ होते हैं क्रिया विशेषण में। तो हमें ध्यान देना है कि क्रिया के पहले अगर ये आए तो ये क्रिया विशेषण है, वरना ये अगर संज्ञा के पहले आए हैं तो ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कितना, यही मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है। अब अगला क्या है, अगर हमने अविकारी शब्दों में पहला क्रिया विशेषण खत्म कर दिया तो दूसरा क्या था, आपको याद है बच्चों। वैसे कितने भेद हैं, अविकारी शब्द कितने हैं, मैंने आपको नंबर बताए थे, कितने नंबर बताओ, 1 2 3 4, कितने हैं, कमेंट करके बताओ। आपके पास 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। वेरी गुड, 4। तो मैंने पहला बताया क्रिया विशेषण। अब दूसरा क्या है बच्चों, कमेंट करके बताओ दूसरा कौन सा है। जल्दी से बच्चों गेस, अगर नहीं याद है तो गेस तो करो, गेस करके मुझे आंसर करो। हाँ, तो है संबंध बोधक। ठीक है, जहाँ पर संबंध दिखाएगा। ठीक है, समझो कैसे। जो शब्द वाक्य के किसी संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से संबंध बताए। अब यहाँ पे क्रिया का रोल नहीं है, यहाँ पर क्रिया का रोल नहीं है। यहाँ पर क्या है, वाक्य में एक, देखो एक वाक्य में 2 संज्ञा सर्वनाम हो सकते हैं, 2 संज्ञा या 2 सर्वनाम, या एक संज्ञा या एक सर्वनाम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो एक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध
दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताया जाए तो उसे बोलते हैं संबंध बोधक। ठीक है, इसे हम लोग प्रेपोजिशन कह सकते हैं, क्योंकि इससे जगह के रखने का, जगह के बारे में पता चलेगा। ठीक है ना। देखो कैसे, बिल्ली मेज़ के नीचे बैठी है। अब देखो के नीचे, ठीक है। अगर आपको कारक याद है, क्या आपको कारक याद है? न याद हो तो बच्चों कारक ज़रूर याद कर लो, कारक की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है हमें। ठीक है, तो कारक में संबंध बोधक कारक भी था, उसमें संबंध बोधक में का, के, की, ये था ना। वैसे ही इसमें भी देखो के है ना, और साथ में ये भी पता चल रहा है। ठीक है, तो बिल्ली मेज़ के नीचे बैठी है, मेज़ के ऊपर एक पुस्तक है, टोकरी के भीतर कुछ फल हैं, टोकरी के बाहर आम है। देखा, ये संबंध बोधक होते हैं जहाँ पे का, के, की जैसे शब्द के साथ में जगह भी बताई जाए। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में के नीचे, के ऊपर शब्दों से बिल्ली और पुस्तक का संबंध पता चल रहा है ना। इसी प्रकार आम और कुछ फलों का संबंध टोकरी से बताया जा रहा है। ठीक है, के भीतर और के बाहर शब्दों का प्रयोग किया गया है, अतः के नीचे, के ऊपर, के भीतर, के बाहर संबंध बोधक वाक्य हैं। ठीक है, अब कुछ और संबंध बोधक शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। के ऊपर, के अंदर, के बाद, की तरह, के नीचे, के भीतर, के आगे, की तरफ, के बाहर, के मारे, की ओर। देखा आपने, के की ही आ रहा है यहाँ पर, संबंध बोधक है ये। अब है समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक को बोलते हैं कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है जब दो सेम वाक्य या दो, मतलब इक्वल, सेम नहीं, जब दो इक्वल सेंटेंस या दो इक्वल वर्ड्स को कनेक्ट किया जाए। ठीक है, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। देखिए, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़े, ठीक है, उन्हें समुच्चय बोधक बोलते हैं। क्या कहने का मतलब है कि एक वाक्य में तो कई शब्द होते हैं, लेकिन दो से इक्वल वर्ड्स या दो वाक्यांश माने कि किसी भी वाक्य का कोई पार्ट, ठीक है, या कोई दो सेंटेंस या उपवाक्य, ठीक है, सब सेंटेंसेस, जिन शब्दों से जोड़े जाएं उन्हें हम बोलते हैं समुच्चय बोधक। जैसे राहुल और रोहित खेलने जा रहे हैं। ठीक है, खेलने कौन जा रहा है? राहुल और रोहित। अब देखो यहाँ पे दो शब्दों का मिलान हुआ है, दो शब्द जोड़े गए हैं, किससे? और से। तो राहुल भी लड़का है, रोहित भी लड़का है। मैं कहती हूँ अगर मैं राहुल और रोहिणी लिख दूँ तब भी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन की बात है। खेलने कौन जा रहा है? कोई एक नहीं, दो लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वल हुए ना। अब देखो, आम अधिक मीठा है अथवा सेब, तो ये अथवा से जुड़ा है, आम और सेब जुड़ा है। ठीक है ना, किससे जुड़ा है? अथवा से। लता तथा शीला आपस में बहनें हैं। अब बहनें हैं तो ऑब्वियसली दो होंगी और दोनों इक्वल होंगी, है ना, लता और शीला। आया समझ में बच्चों? अगर न समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे क्या आपको याद है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए कौन सा प्रश्न लगाना है? कमेंट करके बताओ बच्चों। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4
5। वेरी गुड बच्चों, कैसे, शाबाश। और वैसे एक और प्रश्न पूछना है मुझे कि संबंध बोधक को कैसे पहचानेंगे। ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कमेंट करके बताओ बच्चों। वेरी गुड। तो संबंध बोधक में का के की के साथ में जगह के बारे में पता चलेगा। चलो अब हम लोग आते हैं समुच्चय बोधक में। इन वाक्यों में और अथवा तथा शब्द दो शब्द या वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, अतः ये योजक जो शब्दों को जोड़ता है उसे कहते हैं योजक ही समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। कुछ और भी योजक शब्द हैं जैसे परंतु, या, यद्यपि, तथापि, कि, क्योंकि, चूंकि, ताकि, जो कि, अन्यथा, किंतु, एवं, मगर, व, इसलिए, लेकिन, बल्कि, पर, है ना। ये सारे शब्द समुच्चय बोधक हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अब मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे कल। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।